दूसरे सेक्शन से इधर कौन कौन आया? शाह मोहम्मद हारून के सेक्शन। और किसने भेजा है? हेलो 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 सर आपका माइक ऑफ है।
अहमद जिया, अहमद जिया, सारे शाहजेब इरशाद की भी देखना अटेंडेंस। सॉरी सर शाहजेब इरशाद। शाहजेब पता चल गया है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अहमद जिया, एमन यासीन, अलिशबा, आमना जावेद, Present, sir. अनम इम्तियाज, Present, sir. अरिया अलियास, अरफा अबरार, Present, sir. आयशा इफ्तिखार, टाइम का इशू है क्या? मतलब लैब का क्लैश आ रहा था, तो एक थर्ड सेक्शन भी है, दूसरा एक थर्ड सेक्शन भी है जिसको हम N2 कहते हैं। आयशा इफ्तिखार ने अगर ऑनलाइन आ गई तो फिर हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, नहीं आएगी तो फिर एब्सेंट ही होगी। आयशा ताहिर, आयशा ताहिर, अजल्फा फैसल, अजल्फा फैसल, फराज याकूब, Present, sir. गौसिया नौरीन, हाफिज मोहम्मद इब्रार। प्रेजेंट सर। सर जी इब्रार। सर ये पीछे जो 12 अक्टूबर और 15 अक्टूबर और 19 अक्टूबर के सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी हुई। 12 अक्टूबर 19 अक्टूबर उस वक्त आपकी कोई फीस वगैरह का इशू था, इस वजह से यहाँ पर डैश डैश आ रहा है, यानी कि ना हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं ना ही एब्सेंट कर सकते हैं। नहीं सर, मेरा कोई फीस का इशू तो बिल्कुल नहीं था। सेक्शन मींस के पहले मुझे एन में डाला गया था, फिर मुझे N1 में। तो हाँ, तो यहाँ पर डैश डैश है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप नहीं थे उस वक्त। नहीं सर, मैंने सब आपकी क्लासेस ली हैं, आपकी सब क्लासेस ली हैं मैंने। मैंने आपकी एक भी क्लास कोई मिस नहीं की। हमजा अली शान, हमजा अली शान, हमजा जावेद, इनायतुल्लाह, जुनैद अहमद रब्बानी, यस सर। कलसुम एजाज, सर मैं प्रेजेंट हूँ, जुनैद अहमद रब्बानी। खालिद हुसैन, किंजा खालिद, किंजा खालिद चौधरी, लाइबा नसीर, मारिज रसूल, माम एजाज, Present, sir. मानूर भट्ट, मानूर भट्ट, मसनूना कासी, मोहम्मद इमरान अहमद, मोहम्मद हसीब,
मोहम्मद हसीब, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शाहजेब, यस सर प्रेजेंट। ये गाड़ी पार्क कर दे बस आगे से। मोहम्मद प्रेजेंट उमर, सर प्रेजेंट। मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद उमर तुफैल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुहैब, सर मैं प्रेजेंट हूँ, मत सर। मोहम्मद जुहैब, मोहम्मद जुहैब, मुनीबा उस्मान, मुशर्रफ हुसैन, प्रेजेंट। निदर नदीम, राफिया कंवल, Present. रिमशा सईद, रिमशा सईद, साद अमजद, प्रेजेंट सर। सादिया कयूम, सफा अदरीस, शहबाज अहमद, यस सर। शाहजेब जमान, सिदरा नजीर, उमर हयात, वकार अनवर। वकार आपको कोई फीस वगैरह का इशू है? जुनेरा जावेद, Present, sir. जुनेरा अपने एक नाम को हटाना है। सर मैंने बात की थी मैम से। तो फिर मैम ने हटाया नहीं ऐसे अभी तक? नहीं सर। जारा फारूक, जोहा यासीन, जोहा यासीन, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसका नाम जो है N3 सेक्शन में भी आ रहा हो और इधर N1 में भी आता हो? असल में इशू ये है कि अगर दूसरे सेक्शन से इधर स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है तो दूसरे सेक्शन ड्रॉप होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से आप लोगों की स्ट्रेंथ जो की है हर क्लास में ऑलमोस्ट 46 की है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर किसी भी सेक्शन में 40 से बिलो होती है तो इसका मतलब है कि वो सेक्शन ड्रॉप होगा। और एक सेक्शन में स्ट्रेंथ ज्यादा हो और दूसरे में कम हो तो इसका मतलब है फिर इश्यू शुरू हो जाता है। Excuse me sir. जी सर मेरा ये इशू है कि मेरी जो है ना वो डैश लगी हुई है अटेंडेंस में। क्योंकि सबसे पहले मैं एन सेक्शन में थी, फिर N2 में हुई, फिर N3 में हुई, अब N1 में कर दी है। तो मैंने क्लासेस सारी साथ साथ अटेंड की हैं और मेरा फी का कोई इशू नहीं था। तो इस तरह से मेरा अटेंडेंस का फिर इशू हो गया। तो ये प्रेजेंट जो है पहले टाइम की ये ERP वाले कर सकते हैं या आपने का जो एडवाइजर है वो बता सकते कटवा सकते हैं। सर अभी स्कूल से शुरू आ गया है, अभी हम किसी सेशन में लेने आए हैं, लेकिन कभी हमारा पैसा लगा के हम आप लोग नए नए सेक्शन में आए हो। सबसे
चलें 2 मिनट बाद आप लोगों को क्विज स्टार्ट होगा। और ये इवन का बैच है, वो वाले स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं जो इवन वाले हैं, ऑड वाले जो है इधर से जा सकते हैं। खुद जाओगे या मैं निकालूं? सर मेरे भी अटेंडेंस लगा दें, मैंने लेट ज्वाइन किया है। बॉयज जो है आ गए हैं। लास्ट 2 रो के स्टूडेंट जो है वो आ गए हैं। आप लोगों को जब भी क्विज होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के लास्ट वीक तक जो आप लोगों ने पढ़ा है उसका आप लोगों को क्विज हुआ करेगा। ये आप लोगों का नहीं है कि एक ही सिलेबस का आप लोगों ने भी वही क्विज देना है, नेक्स्ट लैब वालों ने जो नेक्स्ट वीक में आएंगे स्टूडेंट वो भी उसी का क्विज देंगे। आप लोगों ने लास्ट वीक तक जितना भी सिलेबस कवर किया होगा उसका आप लोगों को क्विज जो है वो हुआ करेगा। सर इस वीक में नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा से क्विज होगा। सर नेक्स्ट थर्सडे को हमारी क्लास होगी, उसका फिर हमारा क्विज होगा नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे। एक वीक में आप लोग नहीं आओगे ना, उस वीक में तो आप लोगों को कोई क्विज नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट स्टूडेंट आएंगे उनका क्विज वो वाला भी शामिल होगा जो आज हम इस वीक में पढ़ेंगे। आज ही क्लास में और थर्सडे की क्लास में भी जो पढ़ेंगे वो भी उसी क्विज में शामिल होगा। इसी तरह आप लोग उससे नेक्स्ट में जिस वक्त आओगे तो उससे पहले वाले वीक में जिस वक्त आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे उस वक्त जो सिलेबस था वो भी साथ में शामिल होगा। सर ओड वालों ने तो पहले क्विज दे देना, तो उनका अभी सिर्फ एक ही लेक्चर होगा ना, नेक्स्ट वीक में जो क्विज होगा तो नेक्स्ट एक लेक्चर ही होगा ना जो आज पढ़ेगा। मुशर्रफ हो मैं बैलेंस कर लूंगा। क्विज आप लोगों के दोनों के ही सेम ही होने हैं, एक जैसे ही होने हैं कि जितने आप इनके क्विज होंगे उतने ही आप लोगों को क्विज होंगे। बुक बंद करें। कह रहा हूँ जी मुशर्रफ सर हमने पिछले वो लेक्चर के तो क्विज दे दे, अभी हमारा नेक्स्ट वीक में जो क्विज होगा तो उसमें सिर्फ यही लेक्चर होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आज जो इनको पढ़ाएगा वो सारा सिलेबस ही शामिल होगा जहां तक आप लोगों का क्विज, यानी कि जहां तक आप लोगों का क्विज हुआ था उससे ऑनवर्ड जितना भी आप लोग पढ़ लोगे वो सारा आप लोगों का क्विज में शामिल होगा। ठीक है सर। चेंज होता जाएगा, सिलेबस ज्यादा होता जाएगा। जो आप ये वीक में पढ़ रहे हैं आप लोगों का तो ये क्विज होगा, नेक्स्ट वालों का जो फर्स्ट क्विज है उसमें ये 2 वीक का 2 क्लासेस का जो सिलेबस है वो भी शामिल होगा, लास्ट में जो बचा हुआ है वो सिलेबस भी उसमें शामिल होगा। ओके सर समझ आ गई सर जी, वो सारा सिलेबस कवर होगा। हाँ, जहां तक क्विज हो चुका है उससे आगे वाला जो क्वेश्चन बचा होगा उसका क्विज होगा।
इसीलिए तो वो शामिल कर रहे हैं। अगर वो निकालते हैं तो फिर आप लोगों ने पढ़ना नहीं है। नहीं सर, जो आप हमें क्लास फ्राइडे में को फिर आपको पता पढ़ाएंगे कैसे चलेगा और कि फिर हमें ऑनलाइन सिस्टम मंडे भी को। था, ये भी था, इसलिए हमें समझ नहीं आई है। सर
Last 2 minutes. एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने लैब के बारे में पूछना था कि आपने मुझे एडजस्ट कर दिया था थर्सडे वाले सेक्शन में, तो अब मैं थर्सडे वाले में ही हूँ ना, वेडनेसडे में तो नहीं ना मुझे किया आपने? थर्सडे वाली किस लैब में आप गई हैं? सर जो 8 बजे होती है, 8 किसके to पास? 10:30। किसके सर पास? आपके पास ही, आपके पास ही। PC2 की? यस सर। ठीक है, आप लोगों ने उसी दिन लेनी है और उसी टाइम में। यस सर। थैंक यू सर। अहमद जिया है, आयशा इफ्तिखार, आयशा ताहिर, अजल्फा फैसल, हमजा अली शान,
किंजा खालिद चौधरी, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद जोहेब, रिमशा सईद, सर आपने जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन असाइन किए थे ना सर, वो काफी डिफिकल्ट है सर, हमारे पास अभी आंसर शीट भी नहीं है सर, हमारे पास तो काफी डिफिकल्ट हो रहा है सर इसको सॉल्व करना। किसको? सर एक लाइसेंस सॉल्व करना 9.7 9 पॉइंट तो दैट इज जो था सी था हमारा। और यार काउंसलिंग यार में पूछ लेना, क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफी जाया हो चुका है, फिर अगर ये समझाऊंगा तो फिर टाइम का आधा घंटा बचा है। मैंने LMS पे भी अपलोड किए हुए हैं और जो डोर है उधर भी लगाए हुए हैं। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? सर हमने हेसिस लॉ से पहले तक पढ़ा था। हमने कैलोरीमीटर की ये जो हीट, मोलर हीट और स्पेसिफिक हीट, ये कैलकुलेशन कर ली थी। ये नहीं पढ़ा है सर, हीट फॉर्मेशन वाला। ये नहीं पढ़ा सर, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ना है सर, कैलोरीमीटर वाला टॉपिक पढ़ा था। बहुत कैलोरीमीटर तक पढ़ा था। स्टैंडर्ड हीट्स ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन वो चीज होती है जिसके जरिए अगर आप लोग किसी भी रिएक्शन को या आप लोग चाहते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो तो उस कंडीशन में जो भी हीट की चेंजिंग है या जो हीट रिक्वायर है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। और ये वो हीट होती है जो नेसेसरी है, अगर आप लोग उस हीट को सप्लाई नहीं करते तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर होती है किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। जिस तरह अगर आप लोग कार्बन को हाइड्रोजन के साथ मिक्सअप करते हो, अगर आप लोग उसको ये एनर्जी प्रोवाइड करोगे उस कंडीशन में ही कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना है और आप लोगों के पास मीथेन 1 मोल मीथेन जो है वो हासिल होगा। अगर आप लोग इस हीट को सप्लाई नहीं करते, अगर आप लोग इस हीट से कम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होगा। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट जिसकी वजह से 1 मोल प्रोडक्ट आप लोगों के पास हासिल होता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। और ये हर कंपाउंड के लिए डिफरेंट होती है। जिस तरह मैंने आप लोगों को एनर्जी लेवल के बारे में बताया था, जिसके जरिए हम थर्मोडायनामिक में स्टडी करते हैं कि बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा होती है, और बाज़ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की ज्यादा होती है। और उस कंडीशन में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमें बताता है कि आप लोगों का रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। और इसके साथ ये भी बताता है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये जो हम इंथैल्पी ऑफ कैलकुलेशन कर रहे हैं ये बेसिकली एनर्जी चेंज है या हीट की मूवमेंट है। जो हीट में चेंज आता है उसकी कैलकुलेशन है। इसका मतलब है कि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं वो थर्मोडायनामिक से रिलेटेड है। और थर्मोडायनामिक आप लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इनिशियल और फाइनल एनर्जी के बारे में बताती है कि इनिशियल रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है और फाइनल में क्या आप लोगों के पास हासिल हुई, और उसका डिफरेंस क्या आता है कि आप लोगों का रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, और उसका एनर्जी डिफरेंस आप लोगों के पास कितना हासिल होता है। उसके बारे में हम थर्मोडायनामिक में अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो इस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद है कि अगर आप लोग जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में बाउंड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, या फिर बाउंड ब्रेकेज होती है। अब इसका मतलब है कि जब भी बाउंड या तो ब्रेक होगा या फॉर्म होगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में या तो बाउंड फॉर्मेशन होगी या बाउंड ब्रेक होगा।
और जितनी अमाउंट रिलीज होती है जिस वक्त बॉन्ड बनता है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ही अमाउंट हमें सप्लाई करना पड़ेगी। अब डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। हर एटम के दरमियान बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल नहीं होती है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास एक एग्जांपल है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड जो है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है। अब इनके एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी सभी की डिफरेंट होगी, क्योंकि इस दौरान जो बॉन्ड बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी सभी की सेम नहीं होती। अब स्टेबिलिटी सेम क्यों नहीं होती? आप लोगों ने पढ़ा है कि हर एटम का साइज डिफरेंट होता है, और आप लोगों ने यह भी पढ़ा है कि हर एटम की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो भी डिफरेंट टाइप का बनता है, या ये कह लो डिफरेंट स्ट्रेंथ का बनता है। बाज बॉन्ड जो है वो वीक बनते हैं, बाज बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस वक्त बनते हैं और वीक बॉन्ड किस वक्त बनते हैं? जिस वक्त आप लोगों के पास दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वीक बॉन्ड बनेगा, और अगर आप लोगों के पास दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जिस वक्त हम बात करते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन की और कार्बन हाइड्रोजन की, और इसके साथ दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कितना है, क्या किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और इसकी बेस पर ही आप लोग जो है कंपाउंड को आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड में डिवाइड करते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करना पड़ती है सबके नहीं, मोस्टली ये कंसेप्ट है कि वो वाले एलिमेंट जिनका आउटर मोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, यानी कि नोबल गैस के इक्वल करीब करीब होता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें अपना बैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक या दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसके साथ दूसरा पॉइंट, उसका एटॉमिक साइज जो है वो कम होना चाहिए। उनका एटॉमिक साइज कम होगा तो इसका मतलब है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतनी ही ज्यादा करीब होंगे, और जितने वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे तो न्यूक्लियस उतनी ही ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो न्यूक्लियस जितनी ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि फ्लोरीन जो है वो नोबल गैस के ज्यादा करीब है, और जिस वक्त एटॉमिक साइज चेक करते हैं तो उस कंडीशन में बाकी एलिमेंट की निस्बत फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कम है। इसी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। और आप लोगों में BS लेवल तक मोस्टली जो एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट कॉमन है, जिनको आप लोग स्टडी करते हो, वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। बाकी की बहुत कम ही आप लोगों के स्टडी लेवल पर आती है। उसके बाद वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो उस कंडीशन में स्टडी करोगे, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि आप लोग जिस वक्त बॉन्ड को ब्रेक करते हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान से, तो उस कंडीशन में आप लोगों को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी रिक्वायर है वो 436 किलो जाउल पर मोल है, यानी कि एक मोल को ब्रेक करने के लिए आप लोगों को 436 किलो जाउल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सर ये एनर्जीज तो नहीं ना याद करनी? नई एनर्जी आप लोगों को क्वेश्चन क्या आएगा, इस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि
हाइड्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड है, हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड है, लेकिन इनकी एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सभी की डिफरेंट है। अब इसकी रीजन क्या है, किसकी एनर्जी ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, किसी की कम है तो वो क्यों कम है। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने यही बताना होगा कि जिनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि बॉन्ड जो बना हुआ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप लोगों को उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। और वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा है, उसमें आप लोगों के पास दो फैक्टर आते हैं, एक एटॉमिक साइज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जिस वक्त एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिस वक्त दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और जिस वक्त बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसको ब्रेक करना उतना ही आसान होगा, और जिस वक्त बॉन्ड लेंथ कम होगी उसको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, इसीलिए वो वाले मॉलिक्यूल जिनके दरमियान बॉन्ड लेंथ कम होगी उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगी, और उनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। जिस तरह अगर आप लोग सपोज बात करते हो हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, और हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड। अब इस कंडीशन में हाइड्रोजन का बॉन्ड है, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड है, और फ्लोरीन के साथ भी बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए आप लोगों को 570 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है। अब नजर आ रहा है, ये आप लोगों के पास फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, उसके लिए ये एनर्जी रिक्वायर है 570 किलो जॉल पर मोल। और यहाँ पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है जिसके लिए 790 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है। इसके साथ ही हाइड्रोजन का 390, इसी तरह हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है जिसमें आप लोगों को एनर्जी जो है वो 460 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है। अब इसमें हाइड्रोजन सेम है, सिर्फ एलिमेंट क्या चेंज हो रहे हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और ये तीनों एलिमेंट एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। अब पीरियड से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों ने, इसका मतलब है एटॉमिक साइज का डिफरेंस इनके दरमियान बहुत कम होता है। अब इस कंडीशन में आप लोगों ने ये चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और इसके साथ जिस वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक करते हो तो उस कंडीशन में वो वाला कंपाउंड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में आप लोग नॉन पोलर कंपाउंड से पोलर कंपाउंड की तरफ मूव करते हो, और पोलर कंपाउंड से आयोनिक कंपाउंड की तरफ मूव करते हो। आयोनिक कंपाउंड जो है वो सबसे ज्यादा, उनके दरमियान इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होती है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो उसमें ज्यादा होती है। इसके बाद फिर आप लोगों के पास पोलर कंपाउंड आते हैं, और उसके बाद नॉन पोलर कंपाउंड आते हैं। इसीलिए जिस वक्त आप लोग हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करते हो तो उस कंडीशन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। और इसके साथ जिस वक्त आप लोग सेम ग्रुप में मूव करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों का एटॉमिक साइज जो है वो भी डिक्रीज होता है, क्योंकि उस कंडीशन में न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, और जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर भी उतनी ही इंक्रीज होती है। सर न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक सॉरी, न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक, न्यूक्लियर चार्ज ये है कि जिस वक्त आप लोग किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव करते हो तो उस कंडीशन में जो भी चार्ज अपीयर होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियर चार्ज है।
या ये प्लस चार्ज को भी आप लोग कहते हो न्यूक्लियर चार्ज, के वो वाले जिसमें आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहे हैं और उसके बाद उसके न्यूक्लियस से कितना प्लस चार्ज अपीयर हो। और एटॉमिक साइज तो सिंपल है, आप लोगों के पास न्यूट्रल जो कंपाउंड है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही आपने इलेक्ट्रॉन का ऐड किया है ना रिमूव किया है, न्यूट्रल कंपाउंड जो है, ठीक है, उसका जो साइज है। इसी तरह आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि आप लोगों के पास हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड है, हाइड्रोजन का ब्रोमीन के साथ है और हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ है। अब इस कंडीशन में आप लोगों के पास हाइड्रोजन सेम है, लेकिन जिस वक्त फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में सेकेंड एलिमेंट जो है एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और आप लोगों ने ये स्टडी किया है कि जिस वक्त आप लोग पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो उस कंडीशन में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जिस वक्त एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और जिस वक्त डिस्टेंस इंक्रीज होगा इसका मतलब है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो वीक होगा, और जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी उसको ब्रेक करना उतना ही आसान होगा। इसका मतलब है कि उनको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एनर्जी जो आप लोगों के पास हासिल हो रही है हाइड्रोजन आयोडाइड में सबसे कम है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड में है, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड में है, और सबसे ज्यादा जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड में, ठीक है। इस तरह डिफरेंट एग्जांपल में आप लोगों से पूछ सकता हूँ और आप लोगों से रीजन पूछ सकता हूँ किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम होगी, उसकी रीजन क्या है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एनर्जी कितनी है ये बताओ, ठीक है, वो चीज रट्टा टाइप आती है, लेकिन इसकी रीजन जो है वो कंसेप्चुअल आती है। इसी तरह अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो चाहिए, और नाइट्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इन दोनों में से किस में एनर्जी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगी और किस में कम सप्लाई करना पड़ेगी। अब नाइट्रोजन की जिस वक्त बात करेंगे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, एटॉमिक साइज भी सेम है, और जिस वक्त हम नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की निस्बत ज्यादा है, और दूसरा नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज जो है वो फ्लोरीन के साइज से बड़ा है। इसी वजह से नाइट्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान से बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा, उसके लिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, और नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, क्योंकि सर अगर साइज छोटा होगा तब तो मुश्किल होगा ना बॉन्ड ब्रेक करना। जी तो सर आपने अभी कहा है कि वहां पर नाइट्रोजन का साइज बढ़ा है तो इस वजह से मुश्किल होगा। मैंने कहा है कि नाइट्रोजन को ब्रेक करना आसान होगा, नाइट्रोजन फ्लोरीन को ब्रेक करना मुश्किल होगा। नाइट्रोजन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो 240 किलो जाउल है, और नाइट्रोजन फ्लोरीन के दरमियान से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो 270 है। इसका मतलब है 240 से ज्यादा बड़ी वैल्यू है। सर इसमें फ्लोरीन की वजह से नहीं ब्रेक करना इसको मुश्किल होगा क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो यही मैं कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज इस दूसरे वाले नाइट्रोजन की निस्बत कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम है। इसी वजह से नाइट्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान से बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, नाइट्रोजन के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक करना आसान है जिस वक्त हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ओके सर। इसके साथ है जिस वक्त आप लोगों को मल्टीपल बॉन्ड या एक से ज्यादा बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, क्योंकि एक जगह पर आप लोग एक बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, दूसरी जगह पर आप लोग दो बॉन्ड को ब्रेक करते हो। जिस वक्त आप लोग दो बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो उसके लिए आप लोगों को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, और जिस वक्त आप लोग सिंगल एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों को कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, क्योंकि जिस वक्त डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो उस कंडीशन में एटॉमिक न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है।
और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो जाती है। जिस वक्त आप लोग बॉन्ड को कोई भी रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसकी इंथैल्पी कैलकुलेट करते हो, और इस दौरान जब भी आप लोग कैलकुलेशन करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने जो हीट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिएक्टेंट की को माइनस करना होता है प्रोडक्ट की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। अब सपोज यहाँ पर आप लोगों के पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और आप लोगों के पास हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब इस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन है। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान भी बॉन्ड है, क्लोरीन के दरमियान भी बॉन्ड है। अब सबसे पहला काम तो आप लोगों ने यही करना है ना, इनके दरमियान से बॉन्ड को ब्रेक करना है। और जिस वक्त इनके दरमियान से बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो उस कंडीशन में जो एनर्जी आप लोगों को सप्लाई करना पड़ती है उसको आप लोगों ने इसके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। जिस तरह इसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्लोरीन का हाइड्रोजन का 1 मोल यूज है, अगर 2 मोल यूज होते तो आप लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई करना था हाइड्रोजन के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। यहाँ पर आप लोगों के पास 1 मोल है तो आप लोगों ने 1 मोल लिखा है। उसके बाद हाइड्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो आप लोगों को एनर्जी रिक्वायर है वो 436 किलो जॉल पर मोल है। आप लोगों ने उस वैल्यू को लिखना है। उसके बाद प्लस का साइन और उसके बाद सेकंड मॉलिक्यूल जो है उसके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उसको आप लोगों ने उसके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना है। तो ये टोटल एनर्जी जो होगी वो आप लोगों के पास रिएक्टेंट के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हासिल होगी। इसको आप लोगों ने माइनस करना है प्रोडक्ट की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। अब आप लोगों के पास HCl के 2 मोल यूज हुए हैं, 2 मोल बने हैं, तो इस कंडीशन में आप लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई करना है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उससे। और हाइड्रोजन क्लोरीन के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो 432 किलो जॉल पर मोल है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को सम करना है। उसमें से आप लोगों ने प्रोडक्ट की वैल्यू को माइनस करके जो वैल्यू हासिल होगी वो आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज की वैल्यू हासिल होगी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर यूजुअली तो हम ये करते हैं कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करते हैं कोई भी इंथैल्पी चेंज वगैरह फाइंड करना, तो यहाँ पर है कि रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करना, तो इसकी कोई वजह है? इसकी रीजन ये है कि हम जब भी इंथैल्पी चेंज को जिस वक्त प्रोडक्ट में से रिलीज होती है तो अगर उसको सेपरेट आउट लिखते हैं तो इंथैल्पी चेंज के साथ नेगेटिव साइन यूज करते हैं। अगर आप लोग नेगेटिव साइन यूज नहीं करते, यहाँ पर सिंपल यहाँ पर अगर वैल्यू आप लोगों ने ऐड करनी है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने पहले प्रोडक्ट की वैल्यू लिखनी है और उसके बाद माइनस रिएक्टेंट की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर प्लस करके डेल्टा H की वैल्यू लिखनी है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने वो प्लस के साइन में लिखनी है। अगर आप लोग उसी वैल्यू को अलहदा से लिखते हो तो उस कंडीशन में उसके साथ माइनस का साइन आता है। इसी वजह से इसको हमने जो रिएक्टेंट की एनर्जी है उसमें से प्रोडक्ट की एनर्जी को माइनस किया है। सर नहीं समझ लगी ये अलहदा से जो आपने बात बताई ना कि अलहदा से लिखते हैं सेपरेटली, उस बात की नहीं समझ आई। मैंने कहा कि जब भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं जिस तरह ये इक्वेशन है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप लोग इस वैल्यू के साथ +852 यूज करते हो कि ये एनर्जी रिलीज हुई है। इसके साथ यस सर। जिस तरह ये ली हुई है, अब ये आप लोगों के पास रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद आप लोगों के पास इसके साथ ये एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर यहाँ पर ये एनर्जी आप लोगों ने इक्वेशन के साथ लिखनी है तो उस कंडीशन में इसकी कैलकुलेशन के लिए हम प्रोडक्ट
की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और उसको जो भी आंसर आता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसी एनर्जी को डेल्टा ई की फॉर्म में लिखते हो तो उस कंडीशन में इसके साथ जो है वो माइनस का साइन आता है। अब जब आगे सर इसको समझ। आप लोग अलहदा चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखते हो तो उस कंडीशन में आप लोग इसका साथ माइनस का साइन यूज करते हो, और वो कैलकुलेशन जो है उस वक्त आती है जिस वक्त ये एनर्जी रिलीज हो रही है। और जो आप लोगों ने ये इक्वेशन लिखी हुई है इसके दौरान आप लोगों के पास एनर्जी रिलीज हो रही है। ये जो है यहां पर आप लोगों के पास प्लस 185 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। अब वो प्लस की यहाँ पर प्लस साइन है और डेल्टा एच के साथ आप लोगों के पास वही जो वैल्यू है वो नेगेटिव साइन में हासिल होती है। क्यों? उस कंडीशन में हम यही लिखते हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास माइनस के साथ साइन हासिल होता है। अगर आप लोग यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखते हैं तो उस कंडीशन में यही वैल्यू आप लोगों के पास प्लस में हासिल होगी। आगे भी समझ आ गई है ना? क्योंकि इसको हम सेपरेट आउट करके कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों ने पहले रिएक्टेंट की लिखनी है उसके बाद प्रोडक्ट की लिखनी है। और जिस वक्त केमिकल इक्वेशन के साथ लिखनी है तो आप लोगों ने उसकी वैल्यू को अपोजिट साइन में लिखना है, यानी कि नेगेटिव है तो प्लस में, अगर प्लस है तो नेगेटिव में लिखना है, ठीक है। अगर नेगेटिव में है इसका मतलब है कि रिएक्शन जिस वक्त हो रहा है तो प्रोडक्ट में से एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर ये प्लस में आती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट में एनर्जी ऐड कर रहे हो, ठीक है। उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा, और जिस वक्त आप लोगों के पास प्रोडक्ट में प्लस की फॉर्म में हासिल होगी इसका मतलब है उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा। इसी तरह आप लोगों के पास ये रिएक्शन है जिसमें मीथेन गैस को बर्न करते हैं और उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और उस कंडीशन में भी आप लोगों ने इसी तरह एंथैल्पी चेंज जो है वो कैलकुलेट करनी है जिस तरह लास्ट टाइम आप लोगों ने की है। और इसमें हर मॉलिक्यूल के अलग-अलग आप लोगों ने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है। रिएक्टेंट वाली जो है दोनों सम हो जाएंगी, इसी तरह प्रोडक्ट वाली दूसरी साइड पर सम हो जाएंगी, और उसके बाद आप लोगों ने माइनस करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। और टाइम हो गया है, ये लास्ट टॉपिक है। चलें ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा, और बाकी जितना भी आप लोगों का सिलेबस है इस लेक्चर के अलावा वो सारा उसमें शामिल होगा। एक्सक्यूज मी सर, आज वाले लेक्चर के अलावा जितना भी सिलेबस है वो आप लोगों का उस क्विज में शामिल होगा। एक्सक्यूज मी सर। अहमद जिया है? जी सर, आया हूँ सर। अहमद जिया कहाँ पर है? अहमद जिया नेक्स्ट टाइम अगर इतना लेट हुए तो आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, ये याद रखना। ओके सर, ओके। अहमद जिया का सर मुझे तो अभी पता चला सर। अहमद जिया आपकी अटेंडेंस हो गई है। इसके बाद आयशा इफ्तिखार, आयशा इफ्तिखार, आयशा ताहिर, अजल्फा फैसल, हमजा सर मैंने आज सेक्शन किंजा खालिद, प्रेजेंट सर। सर किंजा प्रेजेंट। किंजा नेक्स्ट टाइम आपने भी इतना लेट नहीं होना है। नो सर, आपको याद होगा कि मैंने सुबह आपको बताया था कि हमारा क्लैश आ रहा है, हमने अभी अपना क्लैश रिजॉल्व करवाया, मैंने और इमशा ने। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद जोहेब, रिमशा सईद,
ठीक है, लीव कर सकते हैं। सर आपने मेरी अटेंडेंस नहीं मार्क की। ज़हा यासीन। सर वो क्वेश्चन सर आपसे ये था कि